स्वागत। आज हम इतिहास की एक ऐसी ताकत की पड़ताल कर रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मंगोलों की और उनके नेता चंगेज खान। अक्सर हम सोचते हैं खाना बदोश साम्राज्य। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब एक तरफ घूमने वाले लोग, दूसरी तरफ इतना बड़ा स्थायी साम्राज्य। लेकिन मंगोलों ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। हमारे पास विश्व इतिहास की एक पाठ्य पुस्तक के कुछ हिस्से हैं। इनसे हम मंगोलों के उदय को समझेंगे, उनका समाज कैसा था, उनकी जीत और उनका वो विशाल साम्राज्य। मकसद सिर्फ तारीखें जानना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि भाई ये खाना बदोश समूह इतनी बड़ी ताकत बना कैसे और उनकी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प खोज। बिल्कुल, और ये याद रखना भी जरूरी है कि मंगोलों के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी वो उन लोगों से मिलती है जो शहरों में रहते थे, और वो अक्सर खाना बदोशों के लिए थोड़े पूर्वाग्रह रखते थे, उन्हें कम आंकते थे। अच्छा। हाँ, हालांकि मंगोलों की जो कामयाबी थी उसने कई विद्वानों को, आप कह सकते हैं, अपनी तरफ खींचा भी। उन्होंने ज्यादा संतुलित बातें लिखी। तो हमें जो भी जानकारी मिलती है उसे थोड़ा ध्यान से परखते हुए चलना होगा। ये समझना होगा कि लिखने वाले का अपना नजरिया भी हो सकता है। सही कहा। तो चंगेज खान से पहले की बात करें, ये मंगोल आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे? मतलब उस जमीन को समझना जरूरी है जहां से ये सब शुरू हुआ। हाँ, तो मंगोल जो थे वो मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों, मतलब स्टेपीज, वहां के अलग अलग कबीलों के लोग थे। भाषा के हिसाब से देखें तो पूर्व में ततार, खितान, मंशू और पश्चिम में तुर्किक जनजातियों से जुड़े हुए थे। ज्यादातर तो पशुपालक थे, घोड़े और भेड़ें यही मुख्य जानवर थे। अच्छा। और कुछ साइबेरिया के जंगलों में रहते थे, वो शिकारी संग्राहक थे, जानवरों की खाल वगैरह का व्यापार करते थे। और उनका इलाका, मतलब जहां वो रहते थे, वो आज का मंगोलिया जैसा ही था। बड़े बड़े मैदान, ऊंचे बर्फीले पहाड़, सूखा रेगिस्तान भी, और नदियां। सर्दियां बहुत सख्त होती होंगी वहां। हाँ, बेहद सख्त और लंबी। गर्मियां छोटी, तो खेती की गुंजाइश बहुत कम थी, और सच कहूं तो उन्होंने इसे अपनाया भी नहीं। कोई शहर नहीं थे, वे गोल तंबुओं में रहते थे जिन्हें गेर कहते हैं, और मौसम के हिसाब से अपने जानवरों के लिए चरागाह बदलते रहते थे। और समाज कैसा था उनका? समाज का आधार पितृसत्तात्मक वंश या कुल थे। मतलब पिता या पुरुष मुखिया होता था। संसाधन कम थे तो जाहिर है जिनके पास ज्यादा जानवर और चरागाह होते थे वो ज्यादा अमीर और प्रभावशाली होते थे। उनके अनुयायी भी ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल, और स्थानीय राजनीति में उनका दबदबा रहता था। और जब मौसम खराब होता, मान लीजिए कड़ाके की सर्दी पड़ गई या सूखा पड़ गया, तो खाने की तलाश में भटकना पड़ता था। इससे फिर चरागाहों के लिए लड़ाई झगड़े और लूटपाट, ये सब आम बात थी। तो क्या ये हमेशा छोटे छोटे गुटों में ही बटे रहते थे, कभी एकजुट नहीं हुए? अक्सर तो हाँ, छोटे गुटों में ही रहते थे। हाँ। कभी कभी हमले या बचाव के लिए कुछ अमीर और ताकतवर वंश मिलकर छोटे मोटे गठबंधन बना लेते थे, लेकिन ये ज्यादा टिकते नहीं थे। शायद 5वीं सदी में अतिला का जो हून साम्राज्य था वो कुछ ऐसा ही रहा हो, पर चंगेज खान ने जो व्यवस्था बनाई वो कहीं ज्यादा स्थायी साबित हुई। और पड़ोसी चीन के साथ रिश्ते कैसे थे? ये अकेले तो नहीं रहते होंगे दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेपी में संसाधनों की कमी थी ना, तो मंगोल और दूसरे खानाबदोश चीन के साथ व्यापार पर बहुत निर्भर थे। क्या लेते देते थे? चीन से अनाज और लोहे के बर्तन वगैरह लेते थे। बदले में घोड़े देते थे, फर और शिकार के जानवर। अच्छा। लेकिन ये रिश्ता हमेशा, आप कह सकते हैं, मीठा नहीं था। अच्छा। हाँ, जब मंगोल कबीले एकजुट हो जाते, ताकतवर महसूस करते, तो बेहतर शर्तों के लिए चीन पर दबाव बनाते थे, यहाँ तक कि लूटपाट भी करते थे। और जब मंगोल कमजोर होते, तब चीन अपना असर बढ़ाने की कोशिश करता था। चीन ने तो इन हमलों से बचने के लिए बहुत पहले, ईसा पूर्व 8वीं सदी से ही किले बनाने शुरू कर दिए थे। ओह, अच्छा। हाँ, बाद में इन्हीं किलों को जोड़ जोड़कर वो दीवार बनी जिसे हम आज चीन की महान दीवार कहते हैं। बाप रे, ये दिखाता है कि चीन के किसान समाज को इन खाना बदोश हमलों का कितना डर था। बिल्कुल। अब आते हैं उस शख्स पर जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, चंगेज खान। हाँ। उसका शुरुआती जीवन तो काफी मुश्किलों भरा था, सुना है। हाँ, बहुत। उसका जन्म 1162 के आसपास ओनोन नदी के पास हुआ था। नाम रखा गया तेमुजिन। पिता थे येसुगेई, एक कबीले के मुखिया थे, लेकिन उनकी जल्दी ही हत्या कर दी गई। तो माँ ऑयलुन एके ने बड़ी मुश्किल से तेमुजिन और उसके भाई बहनों को पाला। शुरुआती साल बहुत कठिन थे। उसे पकड़ा गया, गुलाम बनाया गया,
फिर शादी हुई तो पत्नी बोरते का अपहरण हो गया। हाँ, उसे छुड़ाने के लिए उसे लड़ना पड़ा। मतलब बहुत संघर्ष था। लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने शायद उसे गढ़ा भी। उसने कुछ अहम दोस्त बनाए। अपना अंधा यानी खून का भाई बनाया था। हालांकि बाद में वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हाँ, उसने अपने पिता के पुराने साथी केरियत कबीले के शासक थे तुगरिल, जिन्हें ओंग खान भी कहते थे, उनसे भी रिश्ते जोड़े। वो बहुत शक्तिशाली थे उस समय। फिर 1180 और 90 के दशक में तेमुजिन ने ओंग खान के साथ मिलकर जमुका जैसे ताकतवर दुश्मनों को हराया। इसके बाद उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसने तातारों को हराया, जिन्होंने उसके पिता को मारा था, फिर केरेतों को, और 1203 में खुद ओंग खान को भी हरा दिया। अच्छा, अपने साथी को भी? हाँ, और आखिरकार 1206 में जब नाइमन लोग और जमुका भी हार गए, तब तेमुजिन स्टेपी का सबसे ताकतवर नेता बन गया था। और यहीं उसे वो नाम मिला जिससे दुनिया उसे जानती है, चंगेज खान। सही। 1206 में मंगोल सरदारों की एक सभा हुई जिसे कुरिलताई कहते हैं। वहां उसे औपचारिक रूप से मंगोलों का महान खान यानी काहान घोषित किया गया और उपाधि मिली चंगेज खान, जिसका मतलब समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक जैसा कुछ लगाया जाता है। इस कुरिलताई से ठीक पहले उसने अपनी सेना को जिस तरह से दोबारा संगठित किया, कहते हैं वो उसकी कामयाबी का एक बड़ा राज था। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उसकी सैन्य रणनीति में ऐसा क्या खास था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उसने जो पारंपरिक स्टेपी युद्ध कला थी ना, उसे कमाल की रणनीतियों में ढाला। मंगोल और तुर्क घुड़सवारी में माहिर तो थे ही, इससे सेना को जबरदस्त रफ्तार मिलती थी। हाँ। और घोड़े पर बैठे बैठे तीर चलाने की उनकी काबिलियत तो गजब की थी। ये हुनर उन्होंने शिकार वगैरह से और निखारा था। उनकी सेना हल्का सामान लेकर तेजी से चलती थी। और इलाके की जानकारी? हाँ, चंगेज खान ने इलाके और मौसम की जानकारी का भी खूब इस्तेमाल किया। जैसे सर्दियों में जब नदियां जम जाती थीं, तो उन्हें रास्तों की तरह इस्तेमाल करके दुश्मन के शहरों तक पहुंच जाते थे। ये बिल्कुल अनपेक्षित होता था। और किलेबंद शहरों का क्या? खाना बदोश सेनाएं अक्सर किलों के सामने थोड़ी बेबस हो जाती थी। हाँ, ये एक चुनौती तो थी, लेकिन चंगेज खान ने घेराबंदी करने वाले इंजन और नेफ्था बमबारी मतलब आग लगाने वाले बम, इनका महत्व जल्दी समझ लिया था। उसके इंजीनियरों ने हल्के, आसानी से ले जाए जा सकने वाले ऐसे उपकरण बनाए जो बहुत विनाशकारी साबित हुए। अच्छा। हाँ, इन तकनीकों और साथ में थोड़ी क्रूरता के मेल ने मंगोल सेना को लगभग अजेय बना दिया था। 1206 के बाद तो जैसे जीत का तूफान ही आ गया। पहला निशाना अब चीन था, है ना? हाँ, उस समय चीन 3 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तर पश्चिम में शीशिया थे, उत्तर में चिन राजवंश जिनकी राजधानी पेकिंग थी, और दक्षिण में सुंग राजवंश। 1209 तक शीशिया हार गए। 1215 में पेकिंग पर कब्जा हो गया। चिन राजवंश से लड़ाई तो खैर लंबी चली, पर चंगेज खान 1216 में ही मंगोलिया लौट गया था। फिर पश्चिम की बारी आई। 1218 में कारा खिताम नाम की एक और शक्ति को हराने के बाद मंगोल साम्राज्य की सरहदें ख्वारिज्म राज्य तक पहुंच गईं। और जब ख्वारिज्म के शासक सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल दूतों को मरवा दिया, बस फिर चंगेज खान का गुस्सा भड़क उठा। और फिर शुरू हुआ 1219 से 1221 का वो भयानक अभियान, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ बिल्कुल। इस अभियान में ओत्रार, बुखारा, समरकंद जैसे कई बड़े और अमीर शहर तबाह हो गए। जिन शहरों ने विरोध किया उन्हें बहुत बेरहमी से कुचला गया। मिशापुर में एक कहानी है कि घेराबंदी में एक मंगोल राजकुमार मारा गया था। ओहो, तो कहते हैं कि चंगेज खान ने आदेश दिया कि शहर को इतना बर्बाद कर दो कि वहां हल चलाया जा सके, और बदला लेने के लिए बिल्लियों और कुत्तों तक को न छोड़ा जाए। बाप रे, ये क्रूरता की कहानियां तो वाकई दहलाने वाली हैं। बुखारा में उसने कहा था, तुमने बड़े पाप किए हैं, मैं ईश्वर का भेजा दंड हूं। हाँ, ये बातें फारसी इतिहासकार जुवेनी ने लिखी हैं। उसने ये भी लिखा कि बुखारा से बचकर निकले एक आदमी ने खुरासान में बताया, वे आए, उन्होंने दीवारें खोदी, जलाया, मारा, लूटा और चले गए। ये शब्द उस तबाही का अंदाजा देते हैं। और मरने वालों के आंकड़े? निशापुर में 17 लाख, हेरात में 16 लाख। क्या इन पर यकीन किया जा सकता है? ये बहुत ज्यादा नहीं लगते? हाँ, ये जरूरी सवाल है। पुराने जमाने के इतिहासकार अक्सर बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे, इसमें कोई शक नहीं। जैसे जुवेनी ने मर्व शहर में 13 लाख मौतें बताईं, और उसका हिसाब ये था कि लाशें गिनने में 13 दिन लगे और रोज 1 लाख गिनी गईं।
अच्छा। ये शायद अतिशयोक्ति हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि विनाश बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। लाखों लोग मारे गए होंगे। मंगोल सेनाएं कहाँ तक पहुंच गई इस अभियान में? वो सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक गईं। क्रीमिया में उन्होंने रूसी सेना को हराया। एक टुकड़ी सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन का पीछा करते हुए अफगानिस्तान और सिंध तक गई थी। सिंध तक, मतलब भारत के करीब? हाँ, चंगेज खान ने सिंधु नदी के पास से उत्तर भारत के रास्ते मंगोलिया लौटने का सोचा भी था, पर कहते हैं गर्मी बहुत थी और कुछ अपशकून हुए तो उसने इरादा बदल दिया। 1227 में उसकी मौत हो गई। ज्यादातर जिंदगी जंग के मैदान में ही गुजरी। सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य को उसने संभाला कैसे? मतलब सिर्फ जीतना ही नहीं, उसे चलाना भी तो था। बिल्कुल। सबसे पहले तो उसने सेना को नए सिरे से संगठित किया। जो पुरानी दशमलव प्रणाली थी ना, 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, जिसे तुमिन कहते थे, हाँ। वो तो अपनाई, लेकिन उसने कबीलों की पुरानी पहचान खत्म कर दी। ये बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, कैसे? उसने अलग अलग कबीलों के लोगों को मिलाकर नई सैनिक टुकड़ियां बनाई और बिना इजाजत अपनी टुकड़ी छोड़ना सख्त मना था, सजा मिलती थी। अब पहचान कबीले से नहीं, सीधी चंगेज खान से जुड़ गई थी। और नेतृत्व कौन करता था इन टुकड़ियों का? सेना की कमान उसके 4 बेटों और उसके भरोसेमंद कप्तानों के हाथ में थी, जिन्हें नोयन कहते थे। साथ ही उसके कुछ बहुत वफादार साथी थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। इनमें से कुछ को उसने अपना अंधा बनाया, यानी खून का भाई, और कुछ साधारण लोगों को भी उसने अपना नौकर, मतलब निजी सेवक या सहयोगी का खास दर्जा दिया। इससे एक नया वर्ग तैयार हुआ। इनका रुतबा खान से करीबी पर निर्भर था, न कि पुरानी कबीलाई हैसियत पर। और प्रशासन का क्या? इतने बड़े इलाके पर नियंत्रण कैसे रखा? प्रशासन के लिए उसने जीते हुए इलाके अपने 4 बेटों में बांटे। इन्हें उलूस कहा गया। शुरू में ये कोई तय इलाके नहीं थे, क्योंकि साम्राज्य तो लगातार बढ़ी रहा था। हाँ। मोटी तौर पर बड़े बेटे जोची को पश्चिम का इलाका मिला, रूस के स्टेपी वाला। दूसरे बेटे चगताई को मध्य एशिया, जिसे ट्रांसऑक्सियाना कहते हैं। तीसरे ओगे ओगेदेई, जिससे उसने अपना उत्तराधिकारी चुना था, उसे राजधानी काराकोरम के आसपास का क्षेत्र मिला। और सबसे छोटे बेटे तुलुई को मंगोलिया की पुश्तैनी जमीन मिली। तो क्या ये साम्राज्य का बंटवारा था? मतलब अलग अलग राज्य बन गए? नहीं, ऐसा नहीं था। कम से कम चंगेज खान की सोच ये नहीं थी। वो चाहता था कि बेटे मिलकर राज करें। इसीलिए हर राजकुमार की अपनी सेना की टुकड़ी, जिसे तामा कहते थे, वो हर उलूस में तैनात रहती थी, ताकि साझा नियंत्रण बना रहे। और फैसले भी कुरिलताई में मिलकर लिए जाते थे, चाहे वो लड़ाई के बारे में हो, लूट के बंटवारे के बारे में, या फिर उत्तराधिकार के बारे में। सब मिलकर तय होता था। समझ गया। और संचार? इतनी दूर तक खबरें कैसे पहुंचती थीं? ये तो बहुत जरूरी रहा होगा। हाँ, इसके लिए उसने कमाल की तेज डाक व्यवस्था बनाई थी, जिसे याम कहते थे। अच्छा, याम। हाँ, सुना है इसके बारे में। बहुत तेज थी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी दूरी पे चौकियां थीं, जहां ताजे घोड़े और सवार हर वक्त तैयार रहते थे। जैसे ही एक सवार पहुंचता, दूसरा तुरंत संदेश लेकर आगे बढ़ जाता। इसका खर्च उठाने के लिए मंगोल अपने जानवरों का 10वां हिस्सा कुबचुर टैक्स के रूप में देते थे, और खुशी से देते थे, क्योंकि इससे उन्हें भी बहुत सुविधा होती थी। इस याम सिस्टम की रफ्तार और भरोसे ने सबको हैरान कर दिया था, और इसी से खानों को दूर दराज के इलाकों पर नजर रखने में बहुत मदद मिली। हमने बेजे अभियानों के विनाशकारी असर की बात की। शहर उजड़े, खेती बर्बाद हुई, व्यापार ठप हुआ, लाखों लोग मारे गए या गुलाम बने। ईरान में पानी की नहरें थी, कनात, वो खराब होने से रेगिस्तान फैल गया। लेकिन क्या इस तबाही के बाद कुछ अच्छा भी हुआ? मतलब जिसे पैक्स मंगोलिका कहते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब शुरुआती उथल-पुथल शांत हुई, तो एक दौर आया जिसे पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति कहा गया। हाँ। इस दौरान कमाल की बात यह हुई कि यूरोप और चीन के बीच जमीनी रास्ते से सुरक्षित आना जाना संभव हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, तो व्यापार बढ़ा होगा? हाँ, बहुत। रेशम मार्ग पर व्यापार और यात्रा खूब बढ़ी, अपने चरम पर पहुंच गई। और खास बात यह थी कि व्यापार मार्ग अब सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं थे, वो उत्तर में मंगोलिया और नई राजधानी कराकोरम तक जाते थे। यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती थी इतने लंबे रास्ते पर? यात्रियों को सुरक्षित सफर के लिए एक पास दिया जाता था। इसे फारसी में पाइजा और मंगोलियाई में गेरेगे कहते थे।
व्यापारी इसी पास के लिए बाज नाम का एक टैक्स देते थे। ये एक तरह से मंगोल खान की सत्ता स्वीकार करना भी था। इस शांति और सुरक्षा ने व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा दिया। मार्को पोलो जैसे जो यात्री थे वो इसी दौर में चीन तक पहुंचे थे। क्या मंगोलों ने वक्त के साथ राज करने के तरीके भी बदले? मतलब जो खानाबदोश और खेती वाले समाजों का टकराव था वो कैसे कम हुआ? ये बदलाव धीरे धीरे आया, एकदम से नहीं हुआ। जैसे 1230 के दशक में जब मंगोल उत्तरी चीन जीत रहे थे तो कुछ मंगोल नेता थे जो चाहते थे कि सारे किसानों को मारकर खेतों को चारागाह बना दिया जाए। सच में? हाँ, लेकिन 1270 तक आते आते जब दक्षिणी चीन पर कब्जा हुआ तो चंगेज खान का पोता था कुबिलाई खान, वो किसानों और शहरों का रक्षक बनकर उभरा। तो आप देख सकते हैं कि सोच कैसे बदल रही थी। और ईरान में गजन खान का वो भाषण भी इसी बदलाव का इशारा करता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। बिल्कुल, 1290 के दशक की बात है। ईरान का मंगोल शासक था गजन खान। उसने अपने कमांडरों को किसानों को लूटने से साफ मना किया। उसने कहा कि देखो, अगर भविष्य में हमें अनाज चाहिए तो किसानों की रक्षा करनी होगी। ये दिखाता है कि वे समझ रहे थे कि स्थायी राज चलाना है तो खेती और शहरों का महत्व है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या उन्होंने प्रशासन में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया? मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे जीते हुए इलाकों के। हाँ, ये उन्होंने चंगेज खान के जमाने से ही शुरू कर दिया था। पढ़े लिखे प्रशासकों को भर्ती किया जाता था, चाहे वे किसी भी जीते हुए इलाके से हों। कभी कभी तो उन्हें बहुत दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता था, जैसे चीनी सचिव को ईरान में या ईरानी को चीन में। अच्छा, ऐसा क्यों? इससे साम्राज्य को जोड़ने में मदद मिलती थी और जो खानाबदोश शासन के कठोर पहलू थे उन्हें थोड़ा नरम करने में भी मदद मिलती थी। जब तक वे ठीक से टैक्स वसूलते रहे, खान उन पर भरोसा करते थे। कोई उदाहरण है ऐसे प्रशासकों का? हाँ, जैसे चीनी मंत्री थे येहलू चूसाई और ईरान का जुवेनी परिवार जिनका हमने पहले जिक्र किया, वो भी बड़े प्रशासक बने। लेकिन ये एकजुट साम्राज्य हमेशा तो नहीं टिका, ये बिखर क्यों गया आखिर? हाँ, ये भी सच है। 13वीं सदी के मध्य तक आते आते वो जो बेटों की साझा विरासत वाली भावना थी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। साम्राज्य अलग अलग उलूस में बंट गया और अब उलूस का मतलब एक पक्का इलाका हो गया था जिस पर अलग अलग राजवंश राज करने लगे थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी एक बड़ी वजह थी उत्तराधिकार के लिए होने वाले झगड़े। चंगेज खां के वंशज ही आपस में लड़ने लगे थे, भाइयों के बेटों में, चचेरे भाइयों में। तो कौन से बड़े राजवंश उभरे इस बंटवारे से? तोलुई, जो सबसे छोटा बेटा था, उसके वंशजों ने 2 बड़े राजवंश बनाए। एक चीन में युवान राजवंश और दूसरा ईरान में इल्खेनिद राजवंश। जोची, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसके वंशजों ने रूस के स्टेपी पर राज किया। उसे गोल्डन होर्ड कहा गया। और चगताई, दूसरा बेटा, उसके वारिसों ने मध्य एशिया यानी तुर्किस्तान पर राज किया। दिलचस्प बात यह है कि खानाबदोश परंपराएं जो थीं वो मध्य एशिया और रूस में सबसे ज्यादा समय तक कायम रहीं। चीन और ईरान में वो जल्दी ढल गए। इस बंटवारे का मतलब ये भी हुआ कि चंगेज खान की जो विरासत थी उसे भी अलग अलग नजरिए से देखा जाने लगा होगा। हाँ, सही कहा आपने। जब वंशज अलग अलग गुटों में बट गए तो पुरानी एकता की यादें और परंपराएं भी उनके लिए अलग मायने रखने लगी। उनमें आपस में होड़ थी और तुलुई वंश वाले, मतलब चीन और ईरान वाले, अपना नजरिया इतिहास में लिखवाने में ज्यादा कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन ज्यादा थे, बड़े राज्य थे और लिखने वाले भी ज्यादा थे। वे अपने राज को पिछले शासकों से, यहाँ तक कि खुद चंगेज खान से भी बेहतर बताने की कोशिश करने लगे। इसका कोई उदाहरण है? कैसे वो अलग दिखाने लगे? जैसे ईरान में 13वीं सदी के आखिर में जो इतिहास लिखे गए, उनमें चंगेज खान की क्रूरता का बहुत भयानक जिक्र मिलता है। मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। हालांकि वे चंगेज खान की तारीफ भी करते थे, उसकी महानता मानते थे, पर साथ ही ये भी जताते थे कि शुक्र है वो भयानक दौर अब बीत गया है, अब हमारा राज ज्यादा अच्छा है। और यसा का क्या? वो कानून संहिता है जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 की कुरिल्ताई में लागू की थी। क्या उसका मतलब हमेशा एक ही रहा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जो नई रिसर्च हुई है वो बताती है कि यसा की जो याद है उसे उसके वारिसों ने काफी बदला, मतलब अपने हिसाब से गढ़ा। शुरू में इसे यसक लिखा जाता था, जिसका मतलब सिर्फ कानून
हुक्मनामा या आदेश था। अच्छा, सिर्फ कानून। हाँ, और इसके जो शुरुआती विवरण मिलते हैं वो प्रशासनिक नियमों से जुड़े हैं, जैसे शिकार के नियम, सेना का संगठन, डाक व्यवस्था वगैरह। लेकिन 13वीं सदी के मध्य तक आते आते मंगोल एक मिलते जुलते शब्द यसा का इस्तेमाल करने लगे, और अब इसका मतलब हो गया चंगेज खान की कानून संहिता, एक ज्यादा व्यापक अर्थ में। ये यसक से यसा तक का सफर क्यों हुआ? मतलब ये बदलाव क्यों आया? इसका कारण शायद मंगोलों की बदलती हुई हैसियत से जुड़ा था। सोचिए, वे अब एक एकीकृत लोग बन चुके थे, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना लिया था, और ऐसे जटिल शहरी समाजों पर राज कर रहे थे जिनकी अपनी सदियों पुरानी संस्कृतियां और कानून थे। और मंगोल खुद संख्या में बहुत कम थे इन समाजों के मुकाबले। बिल्कुल। तो अपनी अलग पहचान बनाए रखने का एक तरीका क्या था? वो था अपने महान पूर्वज चंगेज खान द्वारा दिए गए एक पवित्र कानून का दावा करना। तो यासा शायद मंगोल कबीलों के जो पुराने रीति रिवाज थे उन्हीं का एक संग्रह रहा होगा, लेकिन उसे चंगेज खान की संहिता कहकर मंगोलों ने खुद को मूसा या सुलेमान जैसे महान कानून बनाने वालों के बराबर खड़ा कर दिया। ये यासा मंगोलों को आपस में जोड़ता था, चंगेज खान और उसके वंशजों से उनका रिश्ता पक्का करता था, और उन्हें अपनी जातीय पहचान बनाए रखने का एक आत्मविश्वास देता था, भले ही वे धीरे धीरे गतिहीन जीवन शैली के पहलुओं को अपना रहे थे। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार बन गया उनके लिए। क्या कोई दिलचस्प मिसाल है कि कैसे वक्त के साथ यसा का मतलब बदला, ये दिखाने के लिए? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है 16वीं सदी के अंत का। जोची के एक वंशज थे अब्दुल्ला खान। वो बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गए जहां कभी चंगेज खान ने शहर के अमीर निवासियों को डांटा था। अच्छा, उसी जगह? हाँ, लेकिन अब्दुल्ला खान वहां नमाज पढ़ने गए थे। नमाज पढ़ने? हाँ, और उनके इतिहासकार हाफिज-ए-तानीश ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि ये चंगेज खान के यसा के अनुसार था। कमाल है ना? सोचिए कैसे सदियों बाद यसा का मतलब और उसका प्रतीकात्मक महत्व इतना बदल गया कि उसे इस्लामी रिवाज से भी जोड़ दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे विचारों का अर्थ समय के साथ बदलता है। तो जब हम आज चंगेज खान को देखते हैं तो एक तरफ विजेता, शहरों को तबाह करने वाले की छवि है, जैसा कि चीन, ईरान या यूरोप के लोगों ने उसे देखा और लिखा। दूसरी तरफ मंगोलों के लिए वो अब तक का सबसे महान नेता था, जिसने उन्हें एकजुट किया, कबीलों की आपसी लड़ाई और चीनी शोषण से आज़ाद कराया, खुशहाली लाया, एक विशाल साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्ते फिर से खोले। ये दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल करती है, और इसीलिए हमें सिर्फ हारे हुए समाजों की राय से आगे बढ़कर देखना चाहिए। हमें 13वीं शताब्दी के मंगोल साम्राज्य के विशाल आकार को देखना चाहिए और उसमें शामिल विविध लोगों और धर्मों पर विचार करना चाहिए। मंगोल खान खुद अलग अलग धर्मों को मानते थे, शामनवाद, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अंततः इस्लाम। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सार्वजनिक नीति पर हावी नहीं होने दिया। हाँ, उनका शासन बहुजातीय, बहुभाषाई, बहुधार्मिक था, जो उस जमाने के हिसाब से तो काफी अनोखी बात थी। हाँ, बिल्कुल। और इस विविधता से उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता था, बल्कि वे इसका इस्तेमाल करते थे। इतिहासकार अब ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे मंगोलों ने बाद के शासनों जैसे भारत के मुगलों के लिए एक तरह का वैचारिक मॉडल प्रदान किया। खानाबदोश प्रेरणा को गतिहीन स्रोतों से समझना मुश्किल है, लेकिन उस संस्थापक की प्रेरणा एक शक्तिशाली शक्ति बनी रही। इसका कोई बाद का उदाहरण भी है? हाँ, 14वीं सदी के अंत में तैमूर, जो चंगेज खान की तरह ही सार्वभौमिक प्रभुत्व की आकांक्षा रखता था, खुद को सम्राट घोषित करने में झिझका। क्यों? क्योंकि वो चंगेज खान के वंश का नहीं था। तो जब उसने आखिरकार अपनी संप्रभुता घोषित की, तो वो चंगेज खान के परिवार के दामाद गुरगेन के रूप में की। अच्छा, ये दिखाता है कि चंगेज खान की विरासत कितनी ताकतवर थी सदियों बाद भी। बिल्कुल। और आज के जमाने में मंगोलिया में क्या स्थिति है? कई दशकों तक सोवियत नियंत्रण में रहने के बाद मंगोलिया देश आज एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान फिर से बना रहा है, उसे गढ़ रहा है, और उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में अपनाया है,
जिनका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, मूर्तियां लगाई जाती हैं, उनकी उपलब्धियों को गर्व से याद किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोल लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक महान अतीत की यादों को जुटाने का एक प्रतीक। तो इस सारी गहन चर्चा से ये तो साफ है कि चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य सिर्फ बर्बर या विनाशक के उस सरलीकृत खाके से कहीं ज्यादा जटिल थे। हमने उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता देखी, प्रशासन चलाने की नई सोच देखी और एक ऐसी बहुसांस्कृतिक व्यवस्था बनाने की उनकी काबिलियत को समझा जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। लेखन का तरीका, विशेष रूप से गतिहीन समाजों द्वारा लिखा गया इतिहास, वो अक्सर खाना बदोश समूहों की हमारी समझ को कैसे आकार देता है या शायद सीमित भी कर सकता है। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि इतिहास कौन लिख रहा है और किसके नजरिए से लिख रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, इतिहास में और कौन से ऐसे प्रमुख दृष्टिकोण या मुख्य धारा की कहानियां हो सकती हैं जो शायद अतीत की पूरी सच्चाई को धुंधला कर रही हों। किन अन्य समूहों या घटनाओं को हम जाने अनजाने सिर्फ एक ही नजरिए से देखते आए हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहें।